सुप्रीम कोर्ट को आज 5 नए जज मिले हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की तादाद 32 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के लिए मंजूरशुदा जजों की तादाद 34 है। राजस्थान, पटना और मणिपुर के हाई कोर्टों के 3 जजों जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल और पीवी संजय कुमार के साथ पटना हाईकोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा ने शपथ ली। भारत के CJID वाई चंद्रचूड़ के जरिए इन्हें शपथ दिलाई गई। 13 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के तौर में तकर्रुरी के लिए उनके नामों की सिफारिश की गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में 34 ममालिक के वजीरों ने हिस्सा लिया। इंडिया एनर्जी वीक 2023 6 से 8 फरवरी तक मुनक्किद किया जाएगा। वहीं इस दौरान कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस प्रोग्राम को खिताब कर कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन में भारत दुनिया की सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। साथियों, 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी के नए रिसोर्सेज को डेवलप करने में, एनर्जी ट्रांजिशन में आज भारत विश्व के सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। विकसित बनने का संकल्प लेकर चल रहे भारत में एनर्जी सेक्टर के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं बन रही है। आप जानते हैं कि हाल ही में IMF ने 2023 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन रिलीज की है। इसमें कहा गया है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है। महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, भारत ने इंटरनल रेजिलियंस की वजह से हर चुनौती को पार किया। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स ने काम किया। तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने विधानसभा में 2,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल 2,56,000 करोड़ रुपए था। सीएम के चंद्रशेखर राव की ओर से लाए गए दलित बंधु योजना के लिए 17,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। वहीं इस बजट में 36,750 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड के तहत किया गया है। इसके अलावा महकमा सेहत के लिए 12,161 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। भारत राष्ट्र समिति की तश्कील के बाद केसीआर ने महाराष्ट्र में पहली बड़ी रैली की। इसमें किसानों और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने इस दौरान मंच पर अब की बार किसान सरकार का नारा भी दिया। आत्महत्या कर रहा है, क्यों करता है? देश को अन्नदान देने वाला अन्नदाता दिन रात लगातार काम करके अपने खून पसीना बहा के देश को जीवन दान देने वाला अन्नदाता क्यों आत्महत्या करने पे मजबूर है? इस देश में क्या चक्कर है इसके पीछे? ये सोचने की बात है। अब इससे बुरा या और क्या हो सकता है? एक तरफ हमारे किसान मर रहे, रंग बिरंगी झंडे, भाषण देखो माइक पड़ जाता है, घंटों पर भाषण, असेंबली में भाषण, पार्लियामेंट में भाषण, लेकिन किसानों के जो प्रेत, धान के जगह जो प्रेत उग रहे हैं किसानों के खेत में, इसमें रुकावट नहीं आ रही है।
इसीलिए बीआरएस का सबसे पहले नारा हिंदुस्तान में पहली बार किसी पार्टी ने कहा है, वो बीआरएस पार्टी है, अब की बार किसान सरकार। अब की बार, मुझे सुनने नहीं दे रहे, अब की बार ये बात। अडानी ग्रुप पर जांच की मांग को लेकर सोमवार को संसद में सड़क तक हंगामा हो रहा है। कांग्रेस के जरिए मुल्क भर में एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के सामने पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, लखनऊ समेत मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस कारकुनान और लीडरान सड़कों पर नजर आए और अडानी ग्रुप और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाजी मुजाहरा किया। पार्टी की मांग है कि अडानी ग्रुप के माली लेन देन की जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से करवाई जाए। संसद में भी इस मामले को लेकर अपोजिशन ने हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही अपोजिशन के सांसदों ने अडानी मामले में चर्चा की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। दोनों सदनों के स्पीकर्स ने सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही मुलतवी करानी पड़ी। कांग्रेस समेत 15 अपोजिशन पार्टियों ने संसद अहाते में गांधी जी के मुजस्मे के सामने धरना दिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी सरकार आम लोगों के पैसों का इस्तेमाल अपने दोस्तों की मदद के लिए कर रही है। अपोजिशन की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होने दे। लखनऊ वाकई परिवर्तन चौराहे पर अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस के ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद रहे। कांग्रेस ने इस बीच अडानी ग्रुप के मामले को लेकर मरकजी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। देश को प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज जिस तरीके से अडानी समूह पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, ना तो केंद्र सरकार जांच कराती है ना तो बात कराती है। आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, आदित्य भेद त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर मेरी कोई गलती निकल जाए मुझे चौराहे पे खड़ा कर दीजिए। आज हम खुद चौराहे पे खड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी, अडानी के दामन में जो दाग लगे हैं वो कब धोगे? आपको दाग अच्छे नजर आते हैं। यही सब बातों को लेकर कांग्रेस कमेटी का एक एक कार्यकर्ता हमारे वेद त्रिपाठी जी के नेतृत्व में तमाम सीनियर कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे मौजूद है। मैं चाहूंगा कि वेद त्रिपाठी भी संबंध में कुछ आपको बोले। दिल्ली के मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव कराने को लेकर आज हुई सदन की तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। दिल्ली को आज भी एमसीडी के लिए मेयर नहीं मिल पाया है। एक बार फिर हंगामे के चलते सदन की बैठक मुलतवी हो गई। इससे पहले बैठक शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एल्डर मैन को वोट डालने का हक देने का ऑर्डर दिया। साथ ही तीनों चुनाव एक साथ कराने के ऑर्डर दिए गए, जिस पर आम आदमी पार्टी ने अपना एहतजाज दर्ज कराया। इसके बाद भाजपा पार्षद शिखा राय ने फिर आप विधायक संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी को कोर्ट से सजा होने की बात कहकर सदन से बाहर करने की मांग की, जिसके बाद भाजपा पार्षद ने हंगामा किया तो सदन की बैठक मुलतवी कर दी गई। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आज दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो गंदा और घिनौना खेल खेला है, उससे एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो संविधान को मानती है, ना कानून को, ना किसी नियम कायदे को, ना लोकतंत्र को, केवल और केवल गुंडागिरी को मानती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से सदन चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से एमसीडी को चलाना चाहती है। आप सब जानते हैं कि 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आया था और आज 2 महीने हो गए। 7 फरवरी तक दिल्ली को मेयर नहीं मिलने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 17 साल के शासन से दुखी होकर, गंदगी देख के, भ्रष्टाचार देख के, हर तरफ गड़बड़ी देख के, कूड़ा देख के, पार्कों की हालत देख के इनको हटाया था। बीजेपी वालों को क्लियर मैंडेट दिया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आज 7 दिसंबर को सीधे सीधे सबको बताया कि इनको 104 सीटें मिली
आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, यानी कि जनता का मैंडेट साफ है। 2 महीने तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की भी कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं बिका, आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं बिका। तो 2 महीने से ये, वैसे तो उससे पहले भी जब इलेक्शन इन्होंने पोस्टपोन किए थे तब से भी, लेकिन 2 महीने से चुनाव होने के बावजूद, जनता द्वारा आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अफसरों के माध्यम से एमसीडी को चला रही है और उल्टे सीधे काम कर रही है वहां पे। आज आपने देखा कि हमारे पार्षद पूरी तरह से शांत बैठे थे। बीजेपी के पार्षद बिना बात हंगामा कर रहे थे सदन में, कोई मुद्दा नहीं था, बस खड़े होकर शोर मचाना है कि बैठक नहीं होने देनी है। तो इसी मामले पर आम आदमी पार्टी के काउंसलरों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए उन्हें। दिल्ली की जनता सफ़र बहुत ज़्यादा कर रही है और जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है जनता ने, तो इसलिए हमारा कोई जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। जो थोड़ा बहुत काम हो पा रहा है जनता का और नहीं हो रहा। और भाजपा वाले चाह नहीं रहे कि मेयर बने, और भाजपा वालों ने ही आज शुरू में बोल दिया था, वही शोर मचा रहे थे और हमारी तरफ से किसी का कुछ नहीं था। और पीठासीन अधिकारी ने मतलब आज भी वही एल्डरमैन का और जो बोल दिया था कि वो भी वोट करेंगे, तो ये चुनाव इसलिए स्थगित कर दिया। साफ तौर पे है कि बीजेपी की एक गंदी साजिश, बीजेपी की एक छोटी साजिश, जिन्होंने हमेशा ये चाहते थे कि मेयर का चुनाव ना हो, क्योंकि इनको पता है इस मेयर के चुनाव में इनकी करारी हार होनी है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और आज तीसरी बार इन्होंने फिर से चुनाव को टाल दिया, हंगामा करा। सबसे पहले हमारा जो कहना था कि एल्डरमैन एक्ट में है, कानून में है, डीएमसी एक्ट जो एमसीडी का एक्ट है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो एल्डरमैन जो एलजी साहब द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं है। आज जो यहाँ पर टेम्परेरी मेयर बन के आई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये एल्डरमैन को वोटिंग राइट दिया जाएगा। हमने कहा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप संविधान को तोड़ के एक्ट के अगेंस्ट जाकर कानून के खिलाफ कैसे जा रहे हो कि भैया इनका जब वोटिंग राइट नहीं है तो आप इनको वोट कैसे दिलवा दोगे। 10 वोट हैं उनके जो एलजी साहब की तरह हैं। उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते किसी चीज़ को, हम तो इनको वोट करवाएंगे, आप कहीं पे भी जाओ, आप कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हमें नहीं पता, हम वोटिंग राइट करेंगे। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसके बाद बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। देखिए, बोर्ड ने ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग और उसने जो बातें तय की हैं आपके पास वो प्रेस रिलीज की शक्ल में भेज दी गई। इन सब का खुलासा ये है कि हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और ये 2 अहम पॉइंट्स है। और जो इसमें ज़्यादा अहम चीज़ें थी वो ये थी, अब वो पूरा प्रेस नोट आप लोगों के पास पहुँच जाएगा, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी, आप लोग उसको शाया करते। देखिए, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इसमें हमें एहतजाज करने का हक है, लेकिन जब दूसरे ज़राए से हम अपनी बात को और गवर्नमेंट को आमादा नहीं कर पाए तब एहतजाज। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि मुल्क में मुख्तलिफ वर्ग के जो लोग हैं, जो अक़लियतें हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हम उनके ज़िम्मेदारों से पहले बात करेंगे और हम उनको इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर पुरअमन तरीके पर कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज भी किया जाएगा। फौरी तौर पर एहतजाज का कोई फैसला नहीं किया गया। केस चल रहा है, बोर्ड की तरफ से पैरवी हो रही है उसकी, और हम तो यही चाहेंगे कि उस कानून को बरकरार रखा जाए। अगर इस कानून को ख़त्म किया जाए तो मुल्क में अफरा तफरी पैदा होगी। मुख्तलिफ मुसलमानों का मसला नहीं है, कितने बौद्ध मंदिरों पर, इबादतगाहों पर भी हमारे हिंदू भाइयों का कब्जा है, तो वो पूरे मुल्क में एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए जो कानून बना था
1991 में वो बहुत सोच समझकर मुल्क के फायदे के लिए बना था। बोर्ड तो जितना काम करता है औरतों ही के हुकूक के लिए करता है। बोर्ड ने निकाहनामा बनाया, औरतों के लिए बनाया। बोर्ड जो है वो लोगों को में तहरीक चला रहा है कि भाई औरतों को जरूर मीरास में हक देना चाहिए। ये एक समाजी बुराई है कि हमारे यहाँ औरतों को, बेटियों को, बहनों को हक नहीं दिया जाता। उसके लिए कोशिश की जाए, बीवी के साथ अच्छा सलूक किया जाए, माँ के साथ अच्छा सलूक किया जाए। यह हमारे यहाँ बोर्ड का एक शोबा है समाज सुधार का, उसका यही मौजू है, वो काम करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जारी एक बयान में कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। जिस मकसद के लिए उल्मा ने बोर्ड का गठन किया था, उससे बोर्ड बहुत दूर चला गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास कल लखनऊ में मुनक्किद हुआ। बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। बोर्ड का क़याम उलमाए इकराम ने इसलिए किया था कि वो मुसलमानों के खालिस शरई और मजहबी मामलात में रहनुमाई करेगा मुसलमानों की, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की शरई रहनुमाई करने के बजाय सियासी मैदान में वो ज़्यादा अमल दखल की तरफ तवज्जो दे रहा है। सियासी अगराज़ व मकासिद हल करने के लिए कल मीटिंग हुई, उसमें लव जिहाद, नागरिक संहिता और इस तरीके से बहुत सारे सियासी इशूज़ पर बोर्ड ने बात की, जबकि शरई मसाइल पर बात करना चाहिए थी। और मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें तालीम, तरबियत, तिजारत, एजुकेशन, ये बुनियादी मसाइल हैं जिससे कौम तरक्की कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। सपा सदर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग किसी भगवान को नहीं मानते, धार्मिक साइंटिस्ट हो गए हैं भाजपाई। देखो ऐसा है, ये बीजेपी के लोग ये किसी भगवान को नहीं मानते, ये साइंटिस्ट हैं, ये रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। जैसे इनोवेशन होता है, ये इनोवेटर्स हैं। कब क्या इनोवेशन कर दें पता ही नहीं बीजेपी के लोग। धर्म में कौन सी बात नहीं जोड़ दें। देखिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, लखनऊ में और लखनऊ को सजाने में जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना तो लखनऊ शहर में इन्वेस्टमेंट के बहाने नहीं आएगा। ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार MOU कर रहे हों। जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट मीट होती है, यही उद्योगपति अभी मध्य प्रदेश गए थे, इंदौर में बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, हो सकता है वहाँ भी MOU किए हों। पहले गुजरात में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मीट हो चुकी हैं, ये उद्योगपति वहाँ भी MOU कर चुके हैं। अभी महाराष्ट्र में हुई, बंगाल में हुई थी इन्वेस्टमेंट मीट। ये उद्योगपति वो हैं जो हर प्रदेश में जाते हैं और MOU करते हैं। एक जनसभा को खिताब कर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में शराबबंदी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यूपी में शराब बंद कर दो, पैसा ना हो तो हम देंगे। हमारी चाहत है कि जो प्रदेश में सबसे बड़ी बीमारी, गरीब, कमजोर, वंचित की सबसे बड़ी समस्या शराब है और सरकार कहती है इससे आमदनी है। तो गुजरात में कहां से आमदनी आ रही है भाई बंदी पर? हम देश की सरकार को भी कहता हूं कि अगर गुजरात में कहां से आ रही आमदनी, बिहार की सरकार ने बंद किया, आमदनी कहां से आ रही? उसी तरह अगर आपको अकल न हो तो ओम प्रकाश राजभर से अकल ले लो और उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद कर दो, पैसा हम देंगे। पैसा का कहां कमी है? रुपया का कमी ना हो, खाली इच्छा शक्ति चाहिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के जरिए बीजेपी लीडर के कत्ल का मामला सामने आया है, जिसे लेकर बीजेपी ने बघेल सरकार के हिफाजती इंतजामात को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल बीजापुर जिले में, बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और कर्मठ कार्यकर्ता श्री नीलकंठ की माओवादियों ने जघन्य और बर्बर हत्या की है। इस हत्या की जितनी निंदा की जाए कम है। यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार का कानून और व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। वहां पर बेगुनाह लोग नक्सलियों के द्वारा, माओवादियों के द्वारा मारे जा रहे हैं। जल्द से जल्द इस सरकार को कोई ना कोई कठोर और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है। हम इस घटना की
इस जघन्य हत्या की हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। बजट 2023 पर तनकीदी से घिरी सरकार ने अपने आला लीडरान को बजट समझाने का जिम्मा सौंपा है। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल रायपुर पहुंचे। यहां भाजपा के दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे अहाते में उन्होंने बजट पर चर्चा की। इस दौरान उनका जोर बजट के जज्बाती पहलू पर ही रहा। उन्होंने कहा 2047 तक भारत तरक्की याफ्ता मुल्क बने, बजट को इसी सिलसिले में देखा जाना चाहिए। झारखंड के जामताड़ा असेंबली हलका से कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर इरफान अंसारी आज अपने रांची वाक़ रिहाइश गाह में अपनी वालिदा की ढेर सारी दुआएं लेकर ईडी ऑफिस के लिए रवाना हुए। इरफान ने अपने कारकुनान से अपील की है कि सभी पुरसुकून रहे। इरफान अंसारी ने कहा कि ईडी ने मुझे पूछताछ के लिए तलब किया है। वाज़ेह रहे कि कोलकाता में हुए कैश कांड मामले में कांग्रेस के 3 अरकान असेंबली डॉक्टर इरफान अंसारी, विल्सन कोगाड़ी और राजेश कच्छप को पूछताछ के लिए रांची के ईडी दफ्तर तलब किया गया है।